वेलकम बैक. नाउ लेट्स रिवाइज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. एक एकदम छोटा सा चैप्टर है. बेसिकली we are going to deal with what accounts and records should be maintained and for how much time period should we keep those accounts and records. पहले देखते क्या मेंटेन करना है, कहाँ मेंटेन करना है. Accounts and records have to be maintained at the principal place of business as well as at additional place of business. सर अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हुए तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, बट डेटा स्टोरेज होना चाहिए और अगर कोई कैलामिटी आता है तो रिकवरी प्रोसेस भी एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए. प्लस इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर. दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर डिजिटल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. नहीं तो प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड्स होने चाहिए. एडिशनल प्लेस में वहाँ के रिलेटेड रिकॉर्ड्स काफ़ी है, सब जगह के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में नहीं चाहिए. व्हाट इफ रिकॉर्ड्स आर फाउंड एट सम अदर प्लेस? If records are found at some other place, then it is deemed that that place is a place of business and those records belong to the person, deemed to belong to such person, जिसके यहाँ से ये सब records मिले हैं. ठीक है सर. उसके बाद से सपोज देर इज अनअकाउंटेड गुड्स. अगर कोई अनअकाउंटेड गुड्स है जो स्टॉक में, बुक्स में नहीं है पर फिजिकल स्टॉक में दिखाई देता है. जब ऑफिसर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है तो वो स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है, बट फिजिकली वो दिखाई दे रहा है कि ये गुड्स है. तो अनअकाउंटेड गुड्स अगर कुछ मिलते हैं, देन इन दैट केस इट इज़ डीम्ड दैट दे हैव बीन सप्लाइड एंड यू विल हैव टू पे GST प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी एंड ऑफिसर विल इनिशिएट 73-74 नोटिस प्रोसीडिंग्स. फिर द क्वेश्चन इज व्हाट डिटेल्स शुड बी मेंटेन. देखिए सारे डिटेल्स मेंटेन करने हैं. आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट टैक्स, इनवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, RCM पेएबल, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट्स, डिटेल्स ऑफ स्टॉक, मैन्युफैक्चरर है तो प्रोडक्शन डिटेल्स, कंजम्पशन डिटेल्स, रॉ मटेरियल के डिटेल्स, फिनिश्ड गुड्स के डिटेल्स. ये सारे डिटेल्स आपको मेंटेन करने हैं. कॉम्पोजिशन डीलर को एक बेनिफिट दिया गया है दैट इफ़ यू आर अ कॉम्पोजिशन डीलर देन देर इज नो नीड टू मेंटेन स्टॉक डिटेल्स एंड टैक्स डिटेल्स. ये दो डिटेल्स नहीं चाहिए इफ़ यू आर अ कॉम्पोजिशन डीलर. देन से सपोज वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो तो ईच प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है. तो कितना कंज्यूम हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ फॉर ईच ऑफ दीज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप एक एजेंट है तो हर प्रीमाइस के लिए आपको अलग, हर प्रिंसिपल के लिए आपको अलग डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है फॉर ईच ऑफ द प्रिंसिपल. जैसे ऐसा हो सकता है कि एक एजेंट इज सप्लाइंग गुड्स ऑफ 4 प्रिंसिपल. चारों प्रिंसिपल का अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए. स्टॉक चारों प्रिंसिपल का जो इस एजेंट के पास है वो सारा डिटेल अवेलेबल होना चाहिए सेपरेटली. दैट्स व्हाट द लॉ रिक्वायर्स. फिर ऐसे 2 लोग हैं जिनको GST में अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, स्टिल दे विल हैव टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एज पर GST लॉ. फर्स्ट वन इज वेयर हाउस ओनर क्योंकि वो गुड्स रख रहा है, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टर क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ये दोनों को ना एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है ऑन दी कॉमन पोर्टल इवन इफ दे आर नॉट लायबल टू रजिस्टर. और वेयर हाउस ओनर को सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं ऑफ गुड्स स्टोर्ड, गुड्स डिस्पैच, किसके गुड्स कहाँ है, कितने गुड्स है, कब आया कब गया. ईच डिटेल हैज़ टू बी मेंटेन्ड सो दैट इट इज़ रेडीली एक्सेसिबल टू द ऑफिसर. दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू वेयर हाउस ओनर. जब हम ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं तो गुड्स का जितना मूवमेंट हो रहा है और स्टोरेज हो रहा है सारा रिकॉर्ड्स ट्रांसपोर्टर को मेंटेन करना है कि किसके लिए कितना गुड्स कहाँ से क्यों कब और कैसे मूव किया
और कैसे पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, बिकॉज बहुत सारा टैक्स एवेजन हो जाता है इन ऑल दीज केसेस एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट वांट्स टू ट्रैक इट. व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्टर्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड? क्या वो लोग को भी एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा? हाँ, पर वो लोग सारे जीएसटी नंबर में से किसी एक स्टेट में वो लोग कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकते हैं. दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दोज ट्रांसपोर्टर्स. उसके बाद what is the time period for which you have to maintain accounts and records? The time period is 72 months from due date for filing annual return or इन्वेस्टिगेशन केसेस में, जहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न और 1 year आफ्टर completion of investigation or appeal proceedings, whichever is later. ये MCQ में भी आ सकता है, केस स्टडी में भी आ सकता है. सो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग विद द टाइम लिमिट. देखिए, नॉर्मली अगर कोई फ्रॉड वगैरह का केस नहीं है, ना कोई इंक्वायरी चल रहा है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ना कोई केस चल रहा है, तब you have to maintain it for 72 months from the due date for filing annual return. बट अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या अपील फाइल हुआ है तो 72 months from due date for annual return और 1 year after final disposal of such investigation or proceeding whichever is later. तो अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हो 15 साल लग गया तो 15 years प्लस 1 year 16 years तक आपको उस सब्जेक्ट मैटर के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है. सो बेसिकली सेक्शन 35, सेक्शन 36 जो आपने स्टार्टिंग में देखा फर्स्ट टू 8 पॉइंट्स, दिस वाज सेक्शन 35. एंड पीरियड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स कम्स फ्रॉम सेक्शन 36. सो बी वेरी केयरफुल with regard to these two provisions which deal with accounts and records. कई छोटा थियरी क्वेश्चन आ सकता है एंड दे कैन ऑल्सो आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस इन 36. केयरफुल अबाउट वन थिंग, आपको एग्ज़ाम में 72 मंथ्स तो याद रहेगा, जस्ट बी केयरफुल कि कहाँ से शुरू होता है. जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ. से सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट FY 24-25. 24-25 ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2025. इसका ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न क्या है? ड्यू डेट फॉर एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर 2025. यहाँ से 6 years, दैट इज़ 31 दिसंबर 2031 तक आपको मेंटेन करना है. केयरफुल, कहाँ से शुरू होता है, दैट इज समथिंग वेयर इंस्टीट्यूट कैन टेस्ट यू. Okay.